गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल जेनेटिक्स का बेसिक टर्मिनोलॉजी करवाई थी, तो आज जेनेटिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी यूनिट है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, मैंने कल बता दी थी। अब आज इसमें बात कर रहे हैं मेंडल के बारे में। जी.जे. मेंडल। मेंडल का पूरा नाम ये है 1822-1844। 1822 में जन्म हुआ था, 1884 में डेथ हो गई थी उसकी। इसमें क्या किया था? इसने फॉर्मुलेटेड सम प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, कुछ वेरिएशन के प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया था, फॉर्मुलेट किया था। लेकिन उस टाइम पे जो मेंडल के प्रिंसिपल थे वेरिएशन के, उनको माना नहीं गया था। इसके आफ्टर 16 years of his death, जब उसको 16 years हो गए, डेड हुए, तो 1900 में यहाँ पे 3 साइंटिस्ट आए थे। 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया था? रीडिस्कवरी की थी। किसकी? जो मेंडल ने वेरिएशन के प्रिंसिपल है ना, कुछ उनको फॉर्मुलेटेड किया था। तो वहां पे 3 साइंटिस्ट कौन से थे? फर्स्ट इज हुगो डी वेराइज। सेकंड होगा यहाँ पे, जो सेकंड है कार्ल कॉर्न्स। और थर्ड साइंटिस्ट होगा यहाँ पे, थर्ड साइंटिस्ट हम बोल सकते हैं शर्मा। ये 3 साइंटिस्ट है, ये दोनों के दोनों बोटेनिस्ट हैं, और ये है जो एक बायोलॉजिस्ट है। इन तीनों साइंटिस्ट की वजह से क्या हुआ था? जो मेंडल ने 16 इयर्स पहले जो कुछ प्रिंसिपल दिए थे वेरिएशंस के, उनको दोबारा से रीडिस्कवर किया। तभी जो मेंडल के प्रिंसिपल है ना, उसको दोबारा से फिर क्या गया, जेनेटिक्स में अप्लाई किया गया था। अब इसके बाद हम मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं कि मेंडल ने कैसे जो प्रिंसिपल थे वेरिएशन के, उनको अप्लाई किया गया जेनेटिक्स के अंदर। कौन सा प्लांट का यूज किया गया और उस प्लांट का क्यों यूज किया गया। तो हम बात कर रहे हैं जी.जे. मेंडल। जी.जे. मेंडल की बात कर रहे हैं। उसने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका साइंटिफिक नेम अगर मैं बताऊं तो साइंटिफिक नेम होगा इसका पाइसम स्टाइम। पी प्लांट। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन जनरेट होता है कि उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, किसके लिए? एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी कि वेरिएशंस फाइंड आउट करने के लिए पी प्लांट को ही क्यों चूज किया गया। उसके रीजंस आए थे यहाँ पे, वाई चूजन ऑफ पी प्लांट। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बार सीबीएसई में 1 या 2 नंबर में, कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों यूज किया गया था, एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर वेरिएशंस के लिए, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इसमें जो उसका फर्स्ट रीजन देंगे, फर्स्ट रीजन क्या है? जो पी प्लांट होता है, वो एनुअल होता है। एनुअल का मतलब क्या हो गया? सीजनल ब्रीडर। और क्या होगा? ये कुछ स्पेसिफाइड कैरेक्टर शो करेगा या फिर
फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि कुछ वेल डिफाइंड कैरेक्टर ही शो करेगा, वेल डिफाइंड कैरेक्टर ही शो करेगा। सेकंड जो रीजन यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, जो पी प्लांट है वो पी प्लांट किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट एज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्लांट या फिर कोई एनिमल दोनों की तरह एक्ट करता है, मेल की तरह भी फीमेल की तरह भी, यानी कि वो एंड्रोसियम की तरह भी एक्ट करेगा और वो गाइनोसियम की तरह भी एक्ट करेगा। एक ये रीजन भी था कि जिसे पी प्लांट को चूज किया गया किसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। अगर यहाँ पे मैं थर्ड रीजन बताऊं, थर्ड रीजन क्या है, जो पी प्लांट होगा, जो पी प्लांट होगा, पी प्लांट क्या है, पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है, और जो पी प्लांट है वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। जो पी प्लांट है वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। तो ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से ये फिर जो पी प्लांट है उसको चूज किया गया मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए, कुछ वेरिएशंस के प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए। अब आगे डिस्कस कर रहे हैं कि पी प्लांट के कौन से 7 ट्रेट्स हैं जो उसने यूज किए थे किसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। जो प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस है वहां पे फिर उसने अलग अलग लॉज दिए थे, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, क्रॉसिंग पे डिपेंड कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है। तो बात कर रहा हूं मैं कि वो 7 ट्रेट्स कौन से थे, 7 ट्रेट्स चूज बाय मेंडल ने कौन से कैरेक्टर यूज किए गए थे, मैं लिख लेता हूं, नेम दे दूं उनको, डोमिनेंट केस मान लेंगे और उनमें से ही हम रिसेसिव केस भी मान लेंगे। सपोज किया उसने सबसे पहले जो प्लांट है, प्लांट की हाइट को मेजर किया गया, डोमिनेंट केस होगा वो टॉल हो सकता है, रिसेसिव केस हुआ तो वो ड्वार्फ हो सकता है। ये एक कैरेक्टर हुआ या फिर एक ट्रेट हुआ। सेकंड ट्रेट लेंगे हम सीड शेप। अब सीड शेप है, डोमिनेंट केस होगा कि सीड राउंड होगा, रिसेसिव केस होगा कि सीड रिंकल्ड होगा। उसके बाद थर्ड इसने सीड शेप था, सीड के साथ उसका कलर भी था। अब कलर कैसा हो सकता है, डोमिनेंट केस होगा अगर कलर येलो हुआ, रिसेसिव केस होगा अगर कलर वाइट हुआ। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर हम लेंगे पोड शेप। पोड शेप में क्या होगा, या तो वो इन्फ्लेटेड होगी या फिर वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी। ये पोड का केस लिया था। उसके बाद फिफ्थ उसने जो कैरेक्टर लिया था दैट इज पोड कलर। पोड कलर उसने लिया था, डोमिनेंट केस लिया था उसने वॉयलेट का। एक सेकंड, पोड कलर में हम लेंगे येलो एंड ग्रीन, बट यहाँ पे केस रिवर्स हो जाएगा। जो ग्रीन है वो डोमिनेंट को शो करेगा, जो येलो है वो रिसेसिव को शो करेगा। अब उसके बाद क्या है, सिक्स्थ आया अपने पास फ्लावर कलर। फ्लावर कलर क्या है, ये वॉयलेट केस होगा और ये वाइट केस होगा, यानी कि फ्लावर कलर के केस में रिसेसिव वाइट होगा और डोमिनेंट वॉयलेट होगा। लास्ट अपने पास बचा है, टोटल 7 ट्रेट थे, दैट इज फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन, अब पोजीशन क्या है, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल भी हो सकती है या फिर फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल भी हो सकती है। तो ये टोटल 7 ट्रेट्स यूज किए थे मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन को प्रूव करने के लिए। इन्हीं के बेस पे उन्होंने क्रॉसिंग करवाई थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, और इसी के बेस पे फिर वहां पे अलग अलग लॉ बन के आए थे जिनको नाम दिया गया था मेंडल्स लॉ। तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को।
पर है अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग। मोनो मीन सिंगल, बताया भी था कल। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ मोनो बोले तो सिंगल कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। अब यहाँ से हम समझेंगे, अगर मैं एग्जांपल उठाऊं यहाँ पे, तो एग्जांपल मैंने उठाया यहाँ पे, हमने सिंगल जीन या फिर सिंगल कैरेक्टर, सिंगल जीन या फिर सिंगल कैरेक्टर जो हमने मानना है, वो मानना है किसके लिए? हाइट के लिए। अब हाइट के लिए दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे दे दी। हाइट के लिए दो पॉसिबिलिटी क्या? या तो पर्सन टॉल होगा या फिर पर्सन ड्वार्फ होगा, दो पॉसिबिलिटी आई है। अब यहाँ पे क्या, जो टॉल है, टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कैपिटल टी से, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम स्मॉल टी और स्मॉल टी से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल जीन लिया, कैरेक्टर लिया हमने हाइट का। हाइट अब एक जीन है और जीन हमेशा क्या है, पेयर में चलते हैं, तो एक एलिलोमॉर्फिक ये हो गया, दूसरा एलिलोमॉर्फिक ये हो गया, यानी कि एक कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ये बनी तो दूसरी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ये बनी। अब हम यहाँ पे करेंगे क्रॉसिंग, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट लेंगे। पेरेंट यहाँ पे कौन कौन है? पेरेंट बने यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों की हमने क्रॉसिंग करवाई। क्रॉसिंग करवाने के, अब क्रॉसिंग जब करवा रहे हैं, क्रॉसिंग करवाएंगे तो सबसे पहले हम बनाएंगे गैमेट्स। गैमेट्स कौन से बने हैं? यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है तो कैपिटल टी आया, यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है तो स्मॉल टी आया। अब दोनों की क्रॉसिंग करेंगे। क्रॉसिंग करने के बाद यहाँ पे आई है फिर अपनी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को मैं और क्या बोल सकता हूँ? दैट इज हाइब्रिड। F1 जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड हाइब्रिड। यहाँ से आया कैपिटल टी, यहाँ से आया स्मॉल टी, तो ये बना अपना F1 जनरेशन। अब जब मैं F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में जाऊंगा, F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में जाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा? सेल्फिंग करवाना पड़ेगा। सेल्फिंग बोले तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, सेल्फिंग जो बताया गया है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड सेल्फिंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? सेल्फिंग और सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो यहाँ पे अपने पास हाइब्रिड के अंदर जो एलील दिखाई दे रहे हैं, उनकी क्रॉसिंग करवानी है सेम टाइप के एलील से, यानी कि यहाँ भी कौन आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम क्या करेंगे? रेशो निकाल लेंगे इनकी, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप जीनोटाइप भी बताऊंगा क्या होता है, एक बार रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर रेशो कैसे निकालते हैं। देखो, अब इसके और इसके बीच में मेरे को करवानी क्रॉसिंग। मैं क्या करूंगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी है, इन दोनों के साथ जाएगा, ये स्मॉल टी इन दोनों के साथ जाएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। यहाँ से जो मेरे पास बना जीनोटाइप दैट इज कैपिटल टी, यहाँ से जो जीनोटाइप बना है दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से जीनोटाइप बना है दैट इज स्मॉल टी कैपिटल टी, यहाँ से जो जीनोटाइप बना है दैट इज स्मॉल टी। इसको हम पनेट स्क्वायर की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, जैसा मर्जी। अब देखो, यहाँ पे दो चीज होती हैं, एक होती है फिनोटाइप रेशो और एक होती है जीनोटाइप रेशो। दोनों में डिफरेंस होता है, डिफरेंस मैं बताऊंगा। देखो, जो फिनोटाइप रेशो है, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकली अपीयरेंस। फिजिकली अपीयरेंस का मतलब है कि हम जिसको देख के बता सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे अलग अलग है, दैट इज फिजिकली अपीयरेंस। जैसे कि अब मेरे को पता है कैपिटल टी वाला भी क्या बनाएगा? टॉल बनाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी क्या बनाएगा? टॉल बनाएगा। स्मॉल टी कैपिटल टी वाला भी क्या बनाएगा? टॉल बनाएगा। स्मॉल टी वाला क्या बनाएगा? ड्वार्फ बनाएगा। तो मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ कितने टॉल बने, कितने ड्वार्फ बने। टॉल कितने बने? 1 2 3, यानी कि इसकी फिनोटाइप रेशो क्या बनी? 3 रेशो। ड्वार्फ कितने बने? 1।
ये है इसका फिनोटाइप रेशियो। अब अगर मैं बात करूं जीनोटाइप रेशियो को मैं बोल सकता हूं दैट इज जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप का मतलब हुआ कि उसके एलील्स को देख के मैं बता सकता हूं कि वो टॉल बनेगा या फिर ड्वार्फ बनेगा। कंडीशन देखो क्या है यहाँ पे, मेरे को इन चारों में ऐसे देखना है कि जिसके पास दोनों कैपिटल टी हो वो कितना है, सिर्फ एक है। मेरे को ये देखना है एक पे कैपिटल टी है, दूसरे पे स्मॉल टी है। एक तो ये रहा स्मॉल टी कैपिटल टी बात सेम है, तो ये कितने हुए 2। स्मॉल टी वाले कितने हुए 1। तो ये रेशो कितनी बनी है जीनोटाइप 1:2:1। टोटल गैमेट्स बताऊं कितने बने, टोटल ऑफस्प्रिंग कितने बने 3 1 4। 1 + 2 3 3 + 1 4 1 2 3 4 बने हैं। तो ये फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो आता है किसके केस में, मोनोहाइब्रिड केस, उसके केस में। अब यहां से अगर मैं बात करूं कि सिग्निफिकेंस क्या मिला था, सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम क्यों करवा रहे हैं, कि हम क्या करेंगे अगर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर जब हम क्या करवा रहे हैं, दो पेरेंट की क्रॉसिंग करवा रहे हैं, वहां F1 जनरेशन बन रहा है, तो वो क्या बन रहा है, हेटेरोजाइगस बनेगा। ये इसकी एक सिग्निफिकेंस थी। अब देखो जो मोनोहाइब्रिड केस होगा या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, यहाँ पे मेंडल्स के लॉ आए थे। जो मेंडल्स के लॉ कौन से थे, मेंडल्स के वैसे 3 लॉ आए थे। मेंडल फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कौन सा था अपना, अगर मैं बात करूं मेंडल का फर्स्ट लॉ, 3 लॉ में या फिर फर्स्ट आएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी का फिर एक एक्सेप्शन बन गया था, इसी का फिर एक एक्सेप्शन बना था, दैट इज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक्सेप्शन क्यों बोला है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी को शो कर रहा है, लेकिन एक्सेप्शन हुआ वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को शो कर रहा है, इसलिए उसको एक एक्सेप्शन माना गया है। इसका भी केस होगा, वो भी बताया जाएगा। उसके बाद सेकंड लॉ बना उसका, ये आया था फर्स्ट लॉ के अंदर, सेकंड लॉ बना था उसका, सेकंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोले तो सेपरेशन, सेग्रीगेशन बोले तो सेपरेशन मतलब अलग अलग होना। इसी को उसने दूसरा नाम दिया था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को शो कर रहा है। बताऊंगा कैसे कर रहा है। थर्ड लॉ मेंडल्स का क्या हुआ था, उसका नाम होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे क्या है, मेंडल्स के लॉ फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका एक एक्सेप्शन बना दैट इज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकंड लॉ बना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको लॉ ऑफ सेपरेशन भी बोल सकते हैं, उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। एंड थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तो किसका रिवील कर रहा है, ये कहां से आया था, जब हमने किसकी बात की थी, डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात की थी। बताऊंगा डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अब तक जो हमने टॉपिक किया दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें सिर्फ ये दोनों लॉ आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का एक्सेप्शन बना है दैट इज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।